एक कमरे के घर में सुमन का पूरा परिवार रहता था। सुमन के पति पवन मजदूरी का काम किया करते थे। घर छोटा और परिवार बड़ा। घर में पवन, सुमन, सुमन के सास ससुर, ननद, सुमन के 2 बच्चे रहते थे। पूरे परिवार की जिंदगी एक कमरे में सिमट कर रह जाती है। लाजवंती बुरी तरह से खांस रही थी। माँ पानी पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। सरिता लाजवंती को पानी लाकर देती है। वो पानी पीती है लेकिन उसे खांसी से आराम नहीं मिलता है। माँ की खांसी तो बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूं? सरिता, खाना बनाने के कारण माँ जी की खांसी उठती है। हमारा घर बहुत छोटा है। एक कमरे के घर में खाना बनाने से सारा धुआं कमरे में फैल जाता है, जिस कारण माँ जी की खांसी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन मैं खाना बनाऊं तो कहाँ? तू परेशान मत हो बहू, अब खाना तो बनेगा ना। हम सब भूखे तो नहीं रह सकते। रही मेरी खांसी की बात तो ये उम्र का तकाजा है। माँ जी, लगातार खांसने के कारण आपको कमजोरी हो जाएगी। तभी पवन घर आता है। घर आते ही वो भी खांसने लगता है। घर में धुआं फैल चुका था। क्यों ना हम सभी लोग छत पर चलें, वहाँ खुली हवा में सांस लेंगे तो आराम मिलेगा। आप लोग जाइए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मेरी 10वीं की परीक्षाएं आने वाली हैं। सरिता को छोड़कर घर के सभी सदस्य छत पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें धुएं से आराम मिलता है। छत पर आकर कितना अच्छा लग रहा है। घर में तो मेरा दम घुट रहा था। माँ जब भी खाना बनाती है ऐसा ही होता है। दिन में हम खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन रात में कहाँ जाएंगे? चिंटू, अब से माँ जब भी खाना बनाएगी हम छत पर आकर खेलेंगे। थोड़ी देर के बाद जब खाना बन जाता है तो सुमन सबको बुलाने आती है। आप सब लोग नीचे चलिए, खाना बन चुका है। सभी लोग सीढ़ी के नीचे जाने लगते हैं। तभी पवन के पिता चमन का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। उनका सर फूट जाता है और सर से खून निकलने लगता है। पिताजी, पिताजी! पवन चमन को उठाता है और फौरन अस्पताल लेकर जाता है। इनके सर पर टांके लगाने पड़ेंगे, 1,500 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं। देखिए, इनके सर पर अभी टांके नहीं लगाए तो इनका बहुत खून बह जाएगा। डॉक्टर साहब, आप टांके लगाइए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर चमन के सिर पर टांके लगाता है। पवन सुरेश नाम के ब्याजी से पैसे मांग कर लाता है और डॉक्टर को पैसे देता है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। पवन चमन को लेकर घर आता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खाना बना रही थी, इसीलिए आप लोगों को छत पर जाना पड़ा। ना आप लोग छत पर जाते और ना ये सब होता। बहू, अपने आप को दोषी क्यों मान रही है? तू खाना सिर्फ अपने लिए बनाती है क्या? खाना तो हम सब खाते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आप लोगों को रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं दे सकता। हमारा 2 कमरे का घर होता जिसमें रसोई अलग होती तो आज ये सब ना होता। पिताजी का सिर भी नहीं फूटता और सरिता को पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होती। हम सब तो छत पर चले जाते हैं, लेकिन भाभी का सोचो। बेचारी भाभी को इस छोटे से कमरे में खाना बनाने में कितनी दिक्कत होती है। भाभी तो छत पर भी नहीं जा सकती, वरना खाना कौन बनाएगा? पिताजी, क्या हम छत पर एक कमरा नहीं बना सकते? चिंटू बेटे, छत पर कमरा बनाने के लिए सीमेंट, बालू और ईंटें चाहिए। ये सब खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पास ये सामान होता तो हम छत पर भी एक कमरा बनाकर रह सकते थे। बच्चों की बात सुनकर सुमन के दिमाग में आइडिया आता है। हम छत पर कमरा नहीं बना सकते तो क्या हुआ, छत पर खाना तो बना सकते। खुले में खाना बनाऊंगी तो किसी को धुआं नहीं लगेगा और आप लोगों को छत पर भी नहीं भागना पड़ेगा। हाँ भाभी, हमारी छत पर अच्छी खासी जगह है और आपको भी आराम मिलेगा। लेकिन दिन में तेज धूप होगी और बारिश के मौसम में बरसात हो गई तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा। अगर आप कहीं से एक टिन का शेड ला दे तो मैं उस शेड को छत पर लगा दूंगी और उसी शेड के नीचे किचन बना दूंगी। ठीक है, मैं कल काम पर जाऊंगा तो कुछ इंतजाम करके एक टीन का शेड लेता आऊंगा। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पवन मन ही मन सोचता है, पहले से ही कर्जे में हूँ, टीन का शेड जुगाड़ने में भी पैसे लग जाएंगे। पिताजी के खाने पीने का ध्यान भी रखना है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही क्या? क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो सारे कर्जे उतार देता, लेकिन यहाँ तो रोज मजदूरी मिलना ही मुश्किल है। पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगा? सब इंतजाम हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते? आप आराम से सो जाइए। दूसरे दिन पवन जब काम पर जाता है तो अपने मालिक से एक टिन की शेड मांगता है। ठीक है, मैं तुझे टीन का शेड दे दूंगा, लेकिन तेरी ये आज की मजदूरी होगी। आज तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है मालिक। ठीक है, तो ये टीन का शेड ले जा।
इधर सुमन सड़क से कुछ ईंटें और लकड़ियां लेकर आती है और उनकी मदद से छत पर रसोई बनाती है। शाम को जब पवन घर आता है तो टिन का शेड लेकर आता है, जिसे सुमन किचन के ऊपर लगा देती है। वाह भाभी, आपने तो छत पर रसोई बनाकर तैयार कर दी। अब घर में खाना बनाने का झंझट खत्म। माँ और बाबूजी को सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी और तुम घर में बैठकर अपनी पढ़ाई कर पाओगी। रात में सुमन छत पर खाना बनाती है, जिससे सारा धुआं वातावरण में विलीन हो जाता है और घर के सदस्यों को कोई परेशानी नहीं होती है। आज मेरी खांसी ठीक हो गई। छत पर खाना बनने से कितनी राहत मिली है। अब सुमन रोज छत पर खाना बनाया करती, जिससे घर वालों को काफी आराम मिलता है। लेकिन पवन बढ़ते कर्जों से परेशान हो रहा था। रात में जब सभी लोग खाना खा रहे थे, उसी समय सुरेश पवन के पास आता है। पवन, मेरे पैसे जल्दी दे दे, वरना ठीक नहीं होगा। सुरेश भाई, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे सारे पैसे एक एक करके लौटा दूंगा। मैं पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए। पवन हाथ जोड़कर सुरेश से मिन्नतें करता है। तभी सुमन वहां आती है। भाई साहब, 1 महीने के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं ठीक 1 महीने बाद आऊंगा। सुरेश चला जाता है। तुमने सुरेश से कह तो दिया कि 1 महीने के बाद पैसे लौटा दोगी, लेकिन क्या 1 महीने में हमारी लॉटरी लगने वाली है? तुम्हें पता भी है, सुरेश एक ब्याजी है। मैंने इससे ब्याज पर कर्जा लिया था। इसका कर्जा बढ़कर 10,000 रुपए हो चुका है। 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाओगी? मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी, आप खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है। सभी लोग खाना खाते हैं। दूसरे दिन सुमन अपनी रसोई में रखे सभी डिब्बों को देखती है, जिसमें वो थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखा करती थी। डिब्बों में से पैसे निकालकर गिनती है तो वो 500 रुपए होते हैं। वो कुछ राशन खरीद कर लाती है और छत पर ढेर सारा खाना बनाती है। भाभी, आप इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? क्या आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है? सरिता, जब हमारे पास इतनी बड़ी रसोई है तो उसका कुछ उपयोग तो होना चाहिए। हमारे घर कोई मेहमान नहीं आने वाला है। ये खाना बेचकर मैं पैसे कमाऊंगी। ठीक है, खाना बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। अब सरिता भी सुमन की मदद करने लगती है। दोनों मिलकर बहुत सारा खाना बना लेती हैं, जिन्हें डिब्बों में पैक करके सुमन बेचने निकल जाती है। वो सड़क के किनारे बैठकर खाना बेचने लगती है। बहन जी, खाने में क्या है? कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल। 1 प्लेट कढ़ी चावल लगा दो। सुमन उसे कढ़ी चावल खाने के लिए देती है। कढ़ी चावल बहुत टेस्टी है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। कितने पैसे हुए? सिर्फ 50 रुपए। ये लो 50 रुपए। इस तरह सुमन के पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ग्राहकों को काफी पसंद आता है। देखते ही देखते सुमन का सारा खाना बिक जाता है। पहले ही दिन 500 रुपए की कमाई हो जाती है। अब सुमन रोज खाना बनाकर बेचने लगती है। आज तो बहुत ज्यादा खाना बनाना पड़ रहा है। दिनों दिन ग्राहक जो बढ़ते जा रहे, लगता है मुझे काम पर कुछ महिलाओं को रखना पड़ेगा जो खाना बनाने में मेरी मदद कर सके। सुमन कुछ महिलाओं को काम पर रख लेती है। धीरे धीरे उसका छत पर खाना बनाने का काम एक लघु उद्योग का रूप ले लेता है। ठीक 1 महीने के बाद सभी महिलाओं को उनकी मेहनत के पैसे देने के बाद सुमन के पास 20,000 रुपए बच जाते हैं। ये लीजिए, पूरे 10,000 रुपए। ये सुरेश को दे दीजिए। बाकी बचे पैसों से मैं घर का खर्च चलाऊंगी और खाना बनाने का काम करूंगी। सुमन, तुम्हारी सूझबूझ के कारण आज मैं कर्जा चुका पा रहा हूँ, नहीं तो ना जाने कब ये कर्जा चुका पाता। आखिर छत पर खाना बनाने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। हमारी छत हमारे इतने काम आएगी, ये हमने पहले सोचा होता तो आज हमारे पास और पैसे होते। बहू, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू अपना काम कारोबार अब भी बढ़ा सकती है। तू खाने के अलावा छत पर पापड़ और बड़ियां भी बना सकती है। इस काम में मैं तेरी मदद करूंगी। ठीक है माँ जी, मैं पापड़ और बड़ियां बनाने का सामान लेकर आती हूँ। इस तरह सुमन छत पर छोटी सी रसोई से लघु उद्योग तक का सफर पूरा करती है। वो अब महिलाओं के साथ छत पर खाना बनाने के साथ साथ पापड़ और बड़ियां भी बनाने लगती है, जिसे वो बड़ी दुकानों में बेचती है। धीरे धीरे सुमन एक बड़ी व्यापारी बन जाती है। वो अपने पैसों से अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनवाती है। सरिता का नाम कॉलेज में और दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाती है। अब पवन भी मजदूरी का काम छोड़कर सुमन के बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। किसी गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो बड़े पैसे खर्च करके अपनी बेटी वर्णिका की शादी शहर में एक अमीर व्यापारी विराट के साथ करता है। एक बार वर्णिका विराट के साथ मायके जाने की इच्छा जताती है।
क्या होता है जब शहर का रहने वाला अमीर विराट वर्णिका के साथ गांव आता है? दामाद जी जल्दी उठिए। विराट घबराकर जाग जाता है और अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी की ओर देखता है। पिताजी, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं, आप मुझे क्यों जगा रहे हैं? क्या घर में चोर घुसा है? घर में चोर नहीं आया, लेकिन आप अभी नहीं जागे तो आपके पेट में बैठा चोर आपको सारा दिन आराम नहीं करने देगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटा, ये गांव है, यहाँ हमें हल्का होने के लिए खेत में जाना पड़ता है। सुबह होने से पहले चलकर हल्का हो लीजिए, नहीं तो फिर सारा दिन यूं ही रहना पड़ेगा। क्या मुझे खेत में जाना पड़ेगा लोटा लेकर? हाँ दामाद जी, अब जल्दी चलिए। विराट ने कभी खेत में शौच नहीं किया था। उसके घर में बाथरूम था, लेकिन ससुराल में बाथरूम न होने के कारण उसे लोटा लेकर ससुर के साथ खेत में जाना पड़ता है। बाथरूम में कमोड पर बैठकर आराम से शौच करने वाले विराट को खेत में कहाँ आराम मिलता। वो शौच नहीं कर पाता है और वापस आ जाता है। क्या बात है दामाद जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या खाना अच्छा नहीं बना है? गांव के लोग माँ के हाथों की बनी खीर खाने के लिए आते हैं। माँ इतना स्वादिष्ट खीर बनाती है। माँ ने आज आपके लिए खीर पूरी बनाई और आप एक ही खा ही नहीं रहे हैं। क्या बात है दामाद जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विराट अजीब अजीब तरह से मुंह बना रहा था। मेरे पेट में दर्द है। ये लीजिए, चूरन खा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। विराट चूरन खाता है और चारपाई पर लेटकर आराम करने लगता है। चूरन खाने के बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। दामाद जी, अगर तबीयत ठीक हो तो चलो आपको खेत घुमा लाऊं। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, चलिए पिताजी। विराट घर से बाहर आता है। घर के बाहर ही श्यामलाल का खेत था। श्यामलाल खुद ही हल चलाकर खेत जोतने लगता है। पिताजी, आप खेत क्यों जोत रहे हैं? क्या आपके पास बैल नहीं है? मेरे पास 2 बैल थे, लेकिन बीमारी के कारण दोनों चल बसे। अभी मेरे पास बैल खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए मैं खुद ही खेत जोतता हूँ। इससे शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहता है। पिताजी, आप आराम कीजिए, लाइए मैं हल चलाता हूँ। नहीं दामाद जी, आपसे नहीं हो पाएगा। हम किसानों को हल चलाने की आदत होती है, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पिताजी, मैं भी कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, आप हल मुझे चलाने दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। श्यामलाल हल विराट के कंधों पर दे देता है। विराट हल चलाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर हल चलाते ही उसे बहुत जोर की शौच आ जाती है। वो उसी समय हल नीचे रख देता है। क्या बात है दामाद जी, थक गए? नहीं, मुझे बहुत जोर की शौच आई है। अभी इसी वक्त लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है, आप उस पेड़ के पीछे शौच कर लीजिए। श्यामलाल के खेत में बरगद का एक बड़ा पेड़ था। विराट पेड़ के पीछे बैठकर शौच कर लेता है, जिसके बाद वो घर जाकर भरपेट खीर पूरी खाता है। अब जाकर तसल्ली मिली है। रात में सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन विराट को नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? पता नहीं तुम लोग मच्छरदानी के भीतर कैसे सो लेते हो, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मच्छरदानी नहीं लगाया तो आपको मच्छर उठाकर ले जाएंगे। हमारा घर खेत के बीचों बीच है, इसलिए रात में बहुत मच्छर आते हैं। तो मॉस्किटो कॉइल क्यों नहीं जलाते? ये गांव है, शहर नहीं, यहाँ मॉस्किटो कॉइल नहीं मिलता। मुझे मच्छरदानी में घुटन महसूस हो रही है, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। मैं कल ही शहर चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जब से हमारे रिश्तेदारों को पता चला है कि शहर वाला दामाद आया है, वो सब आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। कल हम दोनों को चाचा चाची जी के घर जाना है। उफ, ये कैसी मुसीबत है। विराट किसी तरह से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे ससुर जी शौच के लिए उठा देते हैं। आधी रात में उठकर विराट लोटा लेकर खेत में हल्का होने जाता है। सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन पिताजी, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? दामाद जी, बहुत जोरों की हवा चल रही है, लोग शौच भी कर रहे हैं, हवा के साथ साथ शौच की बदबू भी आ रही है। विराट को ऐसा लगता है जैसे उसे अभी उल्टी आ जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि गांव का सारा खेत शौच से भर जाएगा। फिर आप लोग खेती कहाँ करेंगे? तो हम कर ही क्या सकते हैं, ये शहर नहीं गांव है,
यहाँ घरों में शौचालय नहीं होता है। पिताजी, अगर हमें अपने खेत वातावरण को शुद्ध रखना है और खुद को निरोगी रखना है तो घरों में शौचालय बनवाना होगा, नहीं तो बीमारियां फैलेंगी। विराट श्यामलाल से बातें करता हुआ जा रहा था, तभी उसके पैर गड्ढे में पड़ जाते हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है। अरे दामाद जी, अपना हाथ मुझे दीजिए। विराट श्यामलाल को अपना हाथ पकड़ाता है और श्यामलाल उसे खींचकर बाहर निकालता है, जिस दौरान विराट को खरोंचें आ जाती हैं। पिताजी, हमारे खेत में ये गड्ढा, दरअसल गांव के जानवर खेत में आकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके लिए मैंने ये गड्ढा खोदा था और ऊपर फूस से ढक दिया था, लेकिन इसमें आप गिर गए। अब खेत में ससुराल होगा तो दामाद गड्ढे में गिरेगा ही ना। आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं आज ही इस गड्ढे को भर दूंगा। दोनों ससुर और दामाद हल्का होते हैं। श्यामलाल के खेत में एक कुआं होता है। दामाद जी, अगर अपने कपड़े लेकर आते तो हम अभी नहा लेते। यहाँ खुले में, जब खुले में शौच कर लिया तो नहाने से क्या दिक्कत। वैसे भी गांव के लोग खुले में नहाते हैं। चलिए हम अपने कपड़े लेकर आते हैं। दोनों घर जाकर अपने अपने कपड़े लेकर आते हैं। श्यामलाल कुएं से पानी निकालता है और दोनों नहाने लगते हैं, लेकिन कुएं का पानी बहुत ठंडा होता है। विराट को बहुत ठंड लगने लगती है। वो नहाकर घर आता है, लेकिन उसे जुकाम हो जाता है। अच्छी लगता है दामाद जी को जुकाम हो गया है, मैं उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। शकुंतला विराट के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए देती है, लेकिन काढ़ा पीने के बाद भी विराट को लगातार छींकें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे बुखार आ जाता है। वर्णिका, मैं आज चाचा चाची जी के घर नहीं जा सकूंगा। कुएं के पानी से नहाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, मैं चाचा चाची जी से कह देती हूँ, वो लोग यहीं आ जाएंगे। शाम को वर्णिका के चाचा चाची विराट से मिलने आते हैं। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा, यहाँ कमरे में क्यों बैठे हो? आओ चलो खेत में बैठते हैं। खुले में बैठकर बातें करने का आनंद ही कुछ और है। चाचा जी विराट को खेत में ले जाते हैं, जहाँ वे लोग एक पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठकर बातें करने लगते हैं। उसी समय कहीं से एक नारियल आकर चाचा जी के सर पर गिरता है और चाचा जी बेहोश हो जाते हैं। विराट देखता है कि पेड़ पर एक बंदर बैठा था, जिसने चाचा जी के सर पर नारियल फेंका था। चाचा जी। विराट चाचा जी को उठाकर घर ले आता है। चाचा जी को बेहोश देखकर चाची जी रोने लगती हैं। हे राम, इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ आपको? उठिए ना। चाची जी, आप परेशान मत होइए। एक बंदर ने चाचा जी के सर पर नारियल गिरा दिया था। इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद चाचा जी को होश आ जाता है। चाचा जी, खेत में चलें, वहीं बैठकर बातें करेंगे। नहीं दामाद जी, हम लोग घर के अंदर ही बैठेंगे। सभी लोग घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं और खाना खाते हैं। रात में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है, जिससे मौसम काफी ठंडा हो जाता है। सुबह 4 बजे श्यामलाल विराट को फिर जगाता है। लेकिन पिताजी, बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में हम खुले में शौच कैसे करेंगे? श्यामलाल विराट को एक छाता देता है और छाता लेकर चलने के लिए कहता है। अच्छी मुसीबत है। आपने कुछ कहा दामाद जी? कुछ नहीं, चलिए। विराट छाता लेकर खेत में जाता है, लेकिन बारिश होने के कारण खेत की मिट्टी काफी गीली हो जाती है, जिस पर विराट का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ओह, मेरे महंगे जूते और महंगे कपड़े कीचड़ में गंदे हो गए। कपड़ों और जूतों को छोड़िए दामाद जी, जल्दी शौच करके यहाँ से निकलिए, नहीं तो सांप बिच्छू के काटने का भी डर है। क्या सांप बिच्छू? विराट उसी समय उल्टे पांव घर चला जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। क्या बात है, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं शहर जा रहा हूँ, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। विराट वर्णिका को छोड़कर उसी समय शहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद विराट कुछ मजदूरों को लेकर ससुराल आता है। वो अपने साथ 2 बैल भी लेकर आता है। दामाद जी, आप, ये लोग कौन हैं? ये मजदूर हैं जो आपके घर को फिर से नया बनाएंगे, जिसमें हाईटेक शौचालय और मच्छरों से बचने का इंतजाम भी होगा। मैं आपके लिए 2 बैल भी लाया हूँ। अब आपको खेत जोतने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? खेत के बीच में घर होने के कारण जब मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, तो आप लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। आखिर मैं इस घर का दामाद हूँ। दामाद का ख्याल रखना सिर्फ ससुराल वालों का ही फर्ज नहीं है, दामाद का भी फर्ज है कि वो अपने बूढ़े सास ससुर का ख्याल रखे। भगवान ऐसा दामाद सबको दे। विराट खेत में नया हाईटेक घर बनवाता है, जिसमें उसके ससुराल वाले
अच्छी तरह से रहने लगते हैं। अब विराट जब भी अपने ससुराल आता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। Please subscribe this channel.